नमस्कार दोस्तों, आज बात करने वाला हूं दिल्ली हाई कोर्ट जजमेंट के बारे में। यहाँ पे रिफंड जो है रिजेक्ट हुआ है एक टैक्स पेयर का, और रिफंड को रिजेक्ट करने का रीज़न था कि बिजनेस ट्रांसफ़र हुआ है। तो बहुत कुछ सीखने को आपको मिलने वाला है जजमेंट के अंदर। जजमेंट लगभग 13 पेज की है और मैंने पूरा जजमेंट पढ़ा है। बहुत मज़ेदार जजमेंट है और इसमें बहुत कुछ सीखने को आपको मिलने वाला है। चलिए इसको समझेंगे। उससे पहले बताना चाहूँगा, जो भी भाई बंधु मेरे चैनल पे पहली बार है, इस वीडियो को पहली बार देख रहे हैं, जिन्होंने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही साथ बेल आइकन पे भी क्लिक कर लीजिए ताकि इस तरह का कंटेंट आपको मिलता रहे। दोस्तों यहाँ पे एएस फास्टेनर और सुपरिंटेंडेंट ऑफ दिल्ली जीएसटी ऑफिस के बीच में ये केस है। यहाँ पे जो पिटिशनर है वो एएस फास्टेनर है। तो हुआ क्या है मैं आपको बता दूं। देखो, एएस फास्टेनर दिल्ली के अंदर रजिस्टर्ड था और ये मैन्युफैक्चरिंग एक्टिविटीज़ करता था, मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस था इसका। ठीक है, 2 जुलाई 17 से इसने रजिस्ट्रेशन लिया जीएसटी के अंदर और अपना बिजनेस कर रहा था। और ये रेगुलर रिटर्न फाइल कर रहा था, सभी जीएसटी की रिटर्न। कोई भी इसके टैक्स में डिस्प्यूट नहीं था। जो टैक्स उसने पे किया उस स्टेटमेंट में कोई भी डिस्प्यूट नहीं था। और ये अपना बिजनेस पहले ये प्रोप्राइटरशिप में था और ये अपना बिजनेस 31 जुलाई 2021 को पार्टनरशिप में कन्वर्ट कराता है और हरियाणा में जाके रजिस्ट्रेशन ले लेता है दिल्ली से। ठीक है, अब यहाँ पे हुआ क्या, इसने अपना बिजनेस ट्रांसफर किया, प्रोप्राइटरशिप से पार्टनरशिप में कन्वर्ट कराया और बिजनेस भी ले गए हरियाणा। ठीक है, इसके इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर के अंदर लगभग 24 लाख रुपए का अमाउंट था जो इसने इसका रिफंड क्लेम किया, रिफंड फाइल किया। जब रिफंड फाइल किया तो जीएसटी ऑफिसर ने इसके रिफंड एप्लीकेशन को देखा। हुआ क्या कि जैसे ही आप रिफंड एप्लीकेशन फाइल करते हैं तो पहले जीएसटी ऑफिसर क्या करता है, आपके प्रिंसिपल प्लेस का वेरिफिकेशन करता है कि क्या वहाँ पे बिजनेस एक्चुअल में चल रहा है कि नहीं चल रहा है। इसके साथ भी यही हुआ। एक ऑफिसर इसके प्रिंसिपल प्लेस ऑफ बिजनेस पे गया और जांच करने के लिए कि क्या इसका बिजनेस चलता है उस प्रिंसिपल प्लेस ऑफ बिजनेस पे या नहीं। और जीएसटी ऑफिसर को पता लगा कि भाई जो इसने रजिस्ट्रेशन में एड्रेस मेंशन किया है वहाँ पे इसका बिजनेस है ही नहीं, नॉन एग्जिस्टेंस है। जैसा कि आप सभी जानते हैं, जैसी नॉन एग्जिस्टेंस होगा जीएसटी ऑफिसर उठा के सीधा रजिस्ट्रेशन कैंसिल कर देता है पहले तो। इसके साथ भी यही हुआ है। इसने देखो पहली तो गलती क्या करी थी कि इसने दिल्ली से हरियाणा में अपना बिजनेस ले गया और बिजनेस ले जाने के बाद करना यह था कि अगर वो हरियाणा में ले गया तो इसकी डिक्लेरेशन देना था इसको, इसने दिया नहीं। चलो पूरा केस अभी समझते हैं। हुआ क्या, जैसे ही ऑफिसर गया देखा इसने भाई इसका प्रिंसिपल प्लेस पे, जो प्रिंसिपल प्लेस ऑफ बिजनेस है वहाँ पे इसका बिजनेस रजिस्टर्ड ही नहीं है। तो उसने इसके जीएसटी नंबर के कैंसिलेशन का शो कॉज नोटिस दिया। उससे पहले इसने जो जीएसटी रिफंड फाइल किया था उसमें 7 बड़े इशू हाईलाइट किए। जो इसने रिफंड फाइल किया है उसमें एनेक्सर बी और 3B के अंदर डिफरेंस निकाला 40,000 का। जो 3B के अंदर टर्नओवर मेंशन है और रिफंड एप्लीकेशन के अंदर टर्नओवर मेंशन, इन्वर्टेड टर्नओवर और एडजस्टेड टर्नओवर, उसके अंदर भी डिफरेंस निकला। और लगभग 1,28,175 का इनवॉइस ऐसे हैं जो टाइम लिमिट के बाद क्लेम किया गया उसका रिफंड। ठीक है, मतलब रिफंड की टाइम लिमिट होती है विद इन 2 ईयर के अंदर आपको क्लेम करना होता है। तो ये बोलते हैं कि 2 इनवॉइस ऐसे हैं जो टाइम लिमिट के बाद किया गया है क्लेम। और भी बहुत सारे छोटे मोटे इशू थे। और एक बड़ा इशू यही था कि जो इसने बिजनेस अपना ले गया एक प्लेस से दूसरे प्लेस में जब ले गया, ठीक है, यहाँ पे स्टेट भी चेंज हो गया, दिल्ली से सीधा हरियाणा ले गया और प्रोप्राइटर से पार्टनरशिप करा लिया। तो इसने डिक्लेरेशन नहीं दी गुड्स की ट्रांसफर की और कैपिटल गुड्स की ट्रांसफर की, सोल प्रोप्राइटर की। इसके वजह से जीएसटी ऑफिसर ने इसका रिफंड रिजेक्ट किया और रजिस्ट्रेशन भी कैंसिल कर दिया। रजिस्ट्रेशन कब से कैंसिल कर दिया, सीधा 2 जुलाई 17 से कैंसिल कर दिया। अब ऐसे में ये जो टैक्स पेयर है इसका बहुत बड़ा अमाउंट है, 24 लाख का अमाउंट है जो जीएसटी ऑफिसर ने रिजेक्ट कर दिया रिफंड। हालांकि जो इश्यूज थे डिफरेंसेस के, जो शो कॉज नोटिस दिया था, पिटिशनर ने उसका बिल्कुल सही और सटीक रिप्लाई दिया जिसके अंदर सारे डिफरेंसेस उसके क्लियर हो गए। लेकिन एक जो बड़ा इशू, नॉन एग्जिस्टेंस ऑफ बिजनेस, मतलब कि जब इसने बिजनेस ट्रांसफर किया तो उसकी डिक्लेरेशन नहीं दी, ऑफिसर ने बस उसी बात को पकड़ लिया और उस बात को पकड़ते हुए इसका रिफंड को रिजेक्ट कर दिया। ठीक है, रिफंड रिजेक्ट होने के बाद रिव्यू फाइल करी, वहाँ भी उसकी एप्लीकेशन रिजेक्ट हो गई। फिर ये कोर्ट में गया। अभी दिल्ली हाई कोर्ट ने यहाँ पे जजमेंट दिया है और पिटिशनर ने यहाँ पे देखो ये प्रूफ किया कि हमारा बिजनेस वहाँ पे चल रहा था, क्योंकि ऑफिसर ने नॉन एग्जिस्टेंट होते के साथ ही ये समझ लिया कि भाई इसका बिजनेस वहाँ पे चल ही नहीं रहा है, जुलाई 17 से बिजनेस नहीं चल रहा है। लेकिन ऐसा नहीं है, पार्टी जेन्युइन थी, 1 नंबर का बिजनेस था इसका, टैक्स में कोई डिस्प्यूट नहीं था। इसने जो इलेक्ट्रिसिटी पे किए थे, रेंट पे किया था, उसका प्रूफ दिखाया। इवन जब 31 जुलाई 21 तक उसका बिजनेस वहाँ पे था तो वहाँ के उसने फोटोग्राफ भी दिखाए कि देखो ये हमारी एक्टिविटीज़ यहाँ पे हो रही है, मैन्युफैक्चरिंग एक्टिविटीज़।
रेंट पे किया है, लेजर है, परचेज इनवॉइस है, सेल इनवॉइस है, सारी चीज़ें दिखाई। ठीक है। और दोस्तों ये इन्होंने जब रिफंड के ऊपर क्वारी लगाई थी तो उस समय भी ये सारी चीज़ें दी थी उनको, लेकिन फिर भी वहाँ पर रिफंड को रिजेक्ट कर दिया गया था। और इन्होंने एक बात और मेंशन करी थी कि देखो जो टाइम था ना उस समय प्रोफेशनल नहीं थे और लैक ऑफ नॉलेज की वजह से ये नहीं दे पाए, क्योंकि वो पेंडेमिक का टाइम था जिस समय इन्होंने अपना बिजनेस ट्रांसफ़र किया था। तो प्रोफेशनल अवेलेबल नहीं थे और लैक ऑफ नॉलेज था, मतलब पता नहीं था कि हाँ बिजनेस वहाँ ट्रांसफ़र कर रहे हैं तो स्टॉक की डिक्लेरेशन देनी है। तो इस वजह से वो टाइमली डिक्लेरेशन डिपार्टमेंट को नहीं दे पाए कि हाँ जो उन्होंने गुड्स ट्रांसफ़र किया या कैपिटल गुड्स ट्रांसफ़र किया है उसकी डिक्लेरेशन उनको देनी चाहिए थी कि हमने अपना बिजनेस दिल्ली से हरियाणा ले गया और प्रोप्राइटर से पार्टनरशिप में करा लिया, क्योंकि यहाँ पे कॉन्स्टिट्यूशन चेंज हो गया। ठीक है, बिजनेस का कॉन्स्टिट्यूशन चेंज हो गया, प्रोप्राइटरशिप से सीधा पार्टनरशिप में कन्वर्ट हो गई कंपनी और सेम नेम से उन्होंने वहाँ पे बिजनेस शुरू किया। तो यहाँ पे जजमेंट के अंदर बात करें तो कोर्ट यही कह रही है कि देखो इस तरह के केसेस में जहाँ पे टैक्स पेयर है, टैक्स पेयर का रजिस्ट्रेशन, पहली बात तो जो कैंसिलेशन है 2 जुलाई 17 से नहीं होनी चाहिए, क्योंकि 2 जुलाई 17 से इसका बिजनेस चल रहा था। इसका 2 जुलाई 17 से कैंसिलेशन ना करके 31 जुलाई ऑफिसर को यहाँ पे इन्होंने बताया, कोर्ट ने बताया कि हाँ देखो इनका रजिस्ट्रेशन आप 2 जुलाई 17 से कैंसिल मत करो, इनका रजिस्ट्रेशन आप 31 जुलाई 21 से करो, जिस दिन इन्होंने अपना बिजनेस ट्रांसफ़र किया। ठीक है। रही बात बिजनेस ट्रांसफ़र की, उन्होंने जो डिटेल नहीं दी या डिक्लेरेशन नहीं दी, उसके लिए आप पेनल्टी, इंटरेस्ट या टैक्स वगैरह लगा सकते हो इनके ऊपर। ठीक है। और रही बात रिफ़ंड की, तो उस टाइम के रिफ़ंड को भी रिजेक्ट नहीं किया जा सकता, उस टाइम पे इनका बिजनेस चल रहा था, तो इसको भी रिकंसिडर करना होगा रिस्पोंडेंट को। रिस्पोंडेंट कौन? जो सेल टैक्स ऑफिसर्स हैं उनको, तो रिकंसिडर करना होगा और एक बार फिर से एप्लीकेशन को देखनी होगी। रिफंड एप्लीकेशन को रिजेक्ट नहीं किया जा सकता। तो देखो दोस्तों इससे सीख क्या मिलती है? इससे सीख यही मिलती है कि देखो जब भी आप रिफंड क्लेम करने जाएं और इस तरह का केस हो जहाँ पे बिजनेस ट्रांसफर होकर दूसरे स्टेट में चला गया और प्रोप्राइटर से पार्टनरशिप में कन्वर्ट हो गई है और आपके पास इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर के अंदर बैलेंस है, तो सबसे पहले आप तो इंटीमेट करो जीएसटी ऑफिसर्स को, जीएसटी डिपार्टमेंट को कि भाई हमने अपना बिजनेस यहाँ से यहाँ ट्रांसफर कर लिया है और यहाँ पे हम अपने बिजनेस एक्टिविटीज़ कर रहे हैं। पहले डिक्लेरेशन दे दो उनको। ठीक है। उसके बाद आप रिफंड क्लेम करो। ठीक है। तो उस केस में क्या होगा, आपका जो रिफंड है वो क्लियर हो जाएगा, साथ में साथ इस तरह की आपको प्रॉब्लम फेस नहीं करनी पड़ेगी। वीडियो कैसी लगी जरूर बताएं। थैंक यू सो मच। जय हिंद, वंदे मातरम।